नमस्कार, शाखा नाउ न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। आज जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम लाइव में एमएलए योगेश सागर जी के साथ में जुड़ने वाले हैं, वैसे ही अब लाइव चर्चा होगी योगेश सागर जी के साथ में। वो हमारे साथ में जुड़े हैं और जो भी आपके प्रश्न होंगे आप लाइव में पूछ सकते हैं। हम जो योग्य प्रश्न होंगे उनके सामने रखेंगे और उनसे जवाब लेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, सबसे पहले आपने जब ये काम किया है, ये पूरे आपकी जो शुरुआत थी लॉकडाउन की, अभी तक आपके द्वारा क्या क्या काम हुए हैं लॉकडाउन के पीरियड में? देखिए 25 मार्च से ये देश भर में लॉकडाउन शुरू हुआ, महाराष्ट्र में भी शुरू हुआ और इस लॉकडाउन के कार्यकाल में लोगों ने बहुत सारी परेशानियां उठाई। लेकिन मैं पहले तो सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन का आह्वान किया, राज्य सरकारों ने जो उसके बारे में नियम बनाए, उस नियम को पालते हुए लोगों ने इस लॉकडाउन को पूरी तरह संभालने का काम किया और इस लॉकडाउन में सहकार्य किया, इसलिए उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। लॉकडाउन की परेशानियां बहुत प्रकार की थी। पहले शुरुआत के पीरियड में बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों के ध्यान में नहीं आती थी क्योंकि लोग छुट्टी के जैसा एन्जॉयमेंट करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ख्याल में आने लगा 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, कि लोगों के काम पर नहीं जाने की वजह से लोगों के अड़चन घर में शुरू हुई है। सभी दुकानें बंद होने की वजह से राशन की अड़चन शुरू हुई है, भाजी की अड़चन शुरू हुई है। लोगों के कोविड के केस आने के शुरुआत के पीरियड में शुरू हुए तो लोग पैनिक हो जाते थे, तो ऐसे समय में क्या करना इसकी जानकारी नहीं रहती थी। तो हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को साथ में लेकर के इस कांदिवली क्षेत्र में सबसे पहला काम हमने यहाँ पर जो शुरू किया, वो काम शुरू किया लोगों को जो विधवा बहनें हैं, जिनको संजय गांधी राष्ट्रीय निराधार योजना के अंतर्गत कुछ सहाय मिलता है या जिनको सहाय नहीं मिलता है, ऐसे विधवा बहनों को उनके घर में राशन मिलना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था की। जिसके घर में कोई अपाहिज है, जिसके घर में कोई हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, फिर माता अपंग है, पिता अपंग है, या माता पिता में से कोई एक है, या बच्चा अपंग है, घर में पत्नी अपंग है, भाई अपंग है, बहन अपंग है, ऐसे अपंग दिव्यांग परिवारों को पहली मदद करने की शुरुआत की। जिसके घर में एक भी वरिष्ठ नागरिक है, पिता को संभालते हैं, माता को संभालते हैं, माता पिता दोनों को संभालते हैं, ऐसे निम्न मध्यम वर्गीय और उसके नीचे के जो स्तर के लोग हैं, जिसको हम आजकल स्लम विस्तार में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को मदद करने की शुरुआत की। उनके घर में राशन की किट देने की शुरुआत की। मैं सभी दानदाताओं का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर एक नियोजित रीत से उनके आधार कार्ड के नंबर, उनके टेलीफोन नंबर, हमने इसके फ़ोटो नहीं छपवाए, फ़ोटो नहीं खिंचवाए। इसलिए नहीं खिंचवाई कि एक भाई दूसरे भाई को मदद करता है, एक बेटा अपने पिता समान कोई व्यक्ति है उसको मदद करता है, एक परिवार के सदस्यों को जब कोई मदद करता है तो उसकी प्रसिद्धि और प्रसिद्धि से दूर रहना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत और स्वभाव भी है और इसलिए ऐसे फ़ोटो नहीं छपाए। लेकिन मेरे पास ऐसे 14,500 परिवारों के मुखियाओं के नाम हैं, उनके टेलीफोन नंबर है, उनके आधार कार्ड है, जो एक्सेल शीट में मेरे पास उपलब्ध है, जिनको इस दरमियान हमने मदद की, जिस व्यवस्था को हमको लोगों ने उपलब्ध करा के दिया। और 3,000 किट हमने ऐसे बांटे जो संस्थाओं ने ला करके मेरे पास दिया कि साहब आप अच्छा काम करते हैं, आप लोगों के घर तक जानकारी लेकर के जा कर के देते हैं, इसलिए हम आपको ये एक हमारी तरफ से संस्था की तरफ से किट देना चाहते हैं। इसमें प्रजा फाउंडेशन है, इसमें और बहुत सारी NGOs हैं जिसने हमको किट्स दिया है। प्रगति मित्र मंडल है, कांदिवली हितवर्धक मंडल है, लोहाना बालाश्रम है, लोहाना महाजनवाड़ी है, ऐसे समाज के भी लोग हैं, इन्होंने हमको दिया, इसलिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। किट के अलावा आपकी तरफ से क्या क्या काम हुए? पहले मात्रा में किट की बंटवारे की शुरुआत जो लॉकडाउन के तीसरे चरण तक अंत तक चलती रही। उसके बाद में हमके ध्यान में आ गया कि लोगों को भाजी खरीदने के लिए बड़ी अड़चन है और लोग भाजी खरीदने के लिए किसी स्थान पर बहुत बड़े पैमाने पर इकट्ठा होते हैं। तो हमने किसानों के माध्यम से भाजी बेचने का जो प्रकल्प हमारे माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस जी ने जो शुरू करवाया था, उसके आधार पर हमने कांदिवली में ही भाजी बेचने वाले लोगों को उस किसानों के संपर्क कराकर टेम्पो की व्यवस्था करके दी। और शुरुआत के काल में सबसे पहले मुंबई में भाजी का टेम्पो अगर शुरू हुआ होगा तो ये हमारे कांदिवली पश्चिम विभाग में शुरू हुआ। हमने 2 टेम्पो से शुरू करके 6 टेम्पो तक लेके गए। सुबह एक ठिकाने पर, शाम को दूसरे ठिकाने पर टेम्पो लेके जाते थे। किसानों की भाजी डायरेक्ट कांदिवली के भाजी बेचने वाले हमारे फेरी वाले भाइयों के माध्यम से भाजी खरीदने वाले के घर तक डायरेक्ट पहुंचती थी। ये हमने शुरू किया, जो आज तक काफ़ी सोसाइटियों में भाजी की गाड़ियाँ चलती है जो डायरेक्ट जाती है और इससे किसानों को भी लाभ है। हमारे यहाँ के भाजी के फेरी वाले भी संभल गए
और उपभोक्ताओं को भी अपने दरवाजे पर भाजी मिली। इसके बाद हमने पंप, मुंबई शहर में आपने देखा होगा कि रास्ते के ऊपर सैनिटाइजर करने का काम शुरू हुआ। एसपी एग्रो इक्विपमेंट्स लिमिटेड या एसपी स्प्रेयर्स की तरफ से हमको ये पंप मिले, जो हमने फायर ब्रिगेड को और मुंबई महानगर पालिका को दिए। मुंबई भर में इस पंप से रास्तों के ऊपर स्प्रेयर शुरू हुआ। हमने भी अपने वार्ड के लिए, सभी वार्डों के लिए पंप खरीदे। हमारे नगर सेवकों ने भी उसमें सहाय की और सैनिटाइज़र सोसाइटियों में जा कर के सैनिटाइजेशन करने का काम किया। सैनिटाइज़र के लिए जिन दाताओं ने मदद की है, वो सैनिटाइज़र के दाताओं का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, उसके पंप देने वालों का भी आभार व्यक्त करते हैं, और जिन्होंने सेवा दी है ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि सैनिटाइजेशन का काम बड़े पैमाने पर हुआ। बहन खुशी जी ने अभी पूछा इस प्रकार और किस प्रकार के काम हुए हैं। लोगों को बैंक कैश पेमेंट की बड़ी प्रॉब्लम थी, और बैंकों में जाकर के उसके ब्रांच, अगर वो बम्बई में कहीं सर्विस करते हैं या दुकान चलाते हैं या उसका कोई अकाउंट है, तो वो कैश विड्रॉल नहीं कर सकते थे। तो वक्रांगी जो पुणे की कंपनी है, उन्होंने मोबाइल एटीएम की सर्विसेज शुरू की। तो हमने अपने विस्तार में वक्रांगी के सहाय से किसी भी मूल्य के दिए बिगैर अगर आपको कैश विड्रॉल करना है तो आपकी गली में, आपके सोसाइटी में आकर के गाड़ी खड़ी रहती थी और वो कैश विड्रॉल होता था। उसके बाद मैं भारत जैन संघ के शांतिलाल जी मुथा, हमारे क्रीडाई और MCHI के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर आपल्या दारी हमको 2-2 वैन प्रतिदिन हमारे विभाग में 24 जगह पर मेडिकल कैंप करने के लिए हमको उन्होंने भारत जैन संघ और क्रीडाई और MCHI की मदद से डॉक्टर के साथ दवाई भी इस प्रकार की मदद की। हजार लोगों ने इसमें अपनी चेकअप करवाई, स्क्रीनिंग करवाई, दवाई ली, और इसलिए मेडिकल कैंप का भी बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पर काम हुआ। जिन लोगों को मुंबई से बाहर जाना था उसके लिए तो व्यवस्था थी, लेकिन जो कांदिवली में रहते हैं और मुंबई के बाहर अटक गए हैं, ऐसे लोगों को वापस लाने का एक अभियान हमने शुरू किया। मैंने अपील की कि मेरे चारकोप मतदार संघ में कांदिवली पश्चिम में रहने वाला व्यक्ति अगर महाराष्ट्र के कोई जिले में या देश की कोई प्रदेश में अटका है तो इस लिंक पर संपर्क करें, हम उसको लाने की व्यवस्था करेंगे, उसको परमिशन दिलाने की व्यवस्था करेंगे। मुझे बड़े प्रसन्नता के साथ आज खुशी भी है कि मैंने कम से कम 650 लोगों को अपने घर तक वापस लाने का किया। उसमें एक 9 साल के बच्चे से लेकर के 87 साल तक की माँ, जो किसी कारण सर मुंबई से बाहर गई थी और वहाँ 2-2, 2.5, 3-3 महीने अटक गई थी, उसको अपने घर तक लाने की मुझे सफलता मिली। मैं प्रशासन के सभी जिला के जिलाधिकारी, महाराष्ट्र की पुलिस और देश के अन्य प्रांतों के जो कलेक्टरों ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने मुझे मदद की है। मैं खास करके केवल भारतीय जनता पार्टी ने इसमें पार्टी के ऊपर चढ़ कर के भी मदद की है। मैं अदिति तटकरे का भी आभार व्यक्त करूंगा कि मेरे विभाग के लोग जो रायगढ़ जिला में अटके थे, अब मैंने अदिति जी से फ़ोन पर बात की और वो बहन ने मुझे मदद की तो मेरे लोग अपने घर तक पहुंच सके। तो मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इस काम के लिए मदद की। सतीराम यादव जी का सवाल है कि राशन की दुकान वाले काफी मनमानी कर रहे हैं और आपने डीएम से बात की थी, कुछ फैसला आया है क्या पॉजिटिव? राशन की दुकान वालों का प्रॉब्लम ऐसा है कि सरकार ने इस अभी टीकात्मक बात करने के लिए सरकार के ऊपर नहीं करेंगे तो भी तकलीफ है, और करेंगे तो उनके लॉक ट्रॉल करने के लिए शुरू होते हैं। लेकिन मैं वो ट्रॉल से डरता नहीं हूँ, उन भाड़े के टट्टुओं से भी मैं डरता नहीं हूँ। अगर उनके कोई, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि मैंने छगन भुजबल जी को 3 बार SMS किए, उनके परदेशी करके पिए हैं, उनके साथ मैंने 2 बार बात की। मैंने भुजबल साहब के फ़ोन के ऊपर 10 बार फ़ोन लगाए, लेकिन हमारे माननीय नागरिक पुरवठा मंत्री ने एक बार भी उचित नहीं समझा कि 3 टर्म का नगर सेवक है, एक समय का मंत्री है और पैनल स्पीकर के ऊपर 5-5 साल सभागृह चलाने वाला व्यक्ति है, इसके साथ हमको बात करनी चाहिए। और इसलिए राशन की दुकान वालों की मनमानी इस सरकार की बेपरवाही से, सरकार की लापरवाही से और सरकार की निष्क्रियता के कारण हुई है। अगर ऐसा कोई केस किसी भी व्यक्ति ने पहले भी मेरे ध्यान में ला के दिया होगा, उसी समय उसका फैसला किया है। जनरल टॉक में अगर राशन की दुकान वालों की आप कंप्लेंट करेंगे तो उस कंप्लेंट के लिए कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है उसका फैसला जब चीज़ सामने आती है, मैटर तब समझता है। तो सतीराम जी अगर मुझे कोई उदाहरण और उसके बारे में की कोई कंप्लेंट लिखित स्वरूप या मेरे मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे तो मैं उसके ऊपर काम करूँगा। सर सवाल है कि आप ज़्यादातर फील्ड पर दिखाई नहीं दिए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। अभी मैं एरिया नहीं ले रही हूँ, यहाँ पर एरिया का नाम आया लेकिन एरिया के बिना फील्ड पर नहीं
नहीं, आप जिनके नाम आए हैं एरिया में उन्होंने सामने आकर के कहना चाहिए। जी बंटी विश्वकर्मा का आया है। बंटी विश्वकर्मा जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि शक्य हो सकेगा तो उन्होंने भी अभी अनलॉक 1 में भी कारण बिगर बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये लॉकडाउन इसीलिए किया गया था कि हर व्यक्ति अपने आप को संभाले और अपने आप से जो काम हो सके वो करे। वो जैसे मुझे पूछते हैं कि आप दिखाई नहीं दे रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके इस प्रकार के काम किए होंगे, वो बंटी विश्वकर्मा जी सारे समाज को बताए। और इसलिए बंटी विश्वकर्मा जी की भी मेरी विनम्र सूचना है कि अनलॉक 1 में भी आवश्यकता नहीं होने पर उसने घर पर रहना चाहिए, आवश्यकता होने पर सारी प्रिकॉशन लेकर के राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को मानते हुए अपने काम के लिए जाना चाहिए। सर 2 साल की अवधि के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुआ है। इस चुनाव में 192 से 184 वोट इंडिया को मिले हैं, इसके बारे में कोई आप ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी सारे विश्व के सभी देशों से जिस प्रकार के संबंध प्रस्तापित करने के लिए समय का भोग दे करके जा रहे हैं, और मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, खास करके प्रधानमंत्री जी के बारे में जो निवेदन उनकी तरफ से आता है कि आज भारत की ये जो राष्ट्रीय नेता की छवि अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की उभरी है, वो केवल किसी एक पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते, सारे देश के 137 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें सभी धर्मों के, सभी प्रांत के, सभी भाषा के लोग हैं। और हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री आज हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। सर तेजा गुप्ता का है कि रिक्शा वाले के लिए कुछ तो कीजिए, क्योंकि बड़ी परेशानी की बात है रिक्शा वालों की। मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि जब कोई रिक्शा के ऊपर मट्टी लगी हुई है और रिक्शा रोड के ऊपर खड़ी है और वो रिक्शा चल नहीं रही है, तो उसमें 3 का नुकसान होता है। एक तो शायद वो रिक्शा बैंक से ली होगी या किसी पथपेढ़ी से लोन से ली होगी, तो उस पथपेढ़ी का भी नुकसान है, उसको समयसर भुगतान नहीं होता है। दूसरा उसका नुकसान है जिसने रिक्शा खरीदी है, और तीसरा उसका नुकसान है जो रिक्शा चलाता है, जो ड्राइवर भाड़े से रिक्शा लेता है। ऐसे परिवार वहाँ पर होते हैं। मैं रिक्शा वाले भाइयों से बहुत विनम्रता से अपील करता हूँ कि आपको कुछ अड़चन है तो आप केस बाय केस लेकर के मेरे पास आइए। आपके अगर मास अड़चन है, बहुत कुल मिलाकर अड़चन है, तो भी आप मेरे पास आइए, हम जरूर इसका कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। आपकी पथपेढ़ियों से बात करेंगे, आपके रिक्शाओं को अगर कुछ और सुविधा चाहिए, क्या चाहिए तो हम करेंगे। लेकिन आप अनलॉक में जो भी नियम सरकार ने बनाए है, हमारे वाहतुक विभाग ने बनाई है, पुलिस ने बनाई है, ट्रैफिक पुलिस ने, उसको मानते हुए अपनी रिक्शाओं को सड़क पर लाइए। धंधा कम होगा, धंधा अधिक होगा, ये आस्ते आस्ते चलेगा, लेकिन एक बार हरा भरा रोड दिखेगा तो लोग हिम्मत करके बाहर भी आएंगे और इसका उपयोग होगा। आज के वक्त मुंबई छोड़कर इतने लोग जो बाहर गए प्रवासी, मुंबई में इसका असर दिखाई देगा? जरूर दिखाई देगा। अगर मुंबई से 25 लाख लोग बाहर गए हैं, सरकार कहती है 10-11 लाख लोग गए हैं, लेकिन जितने भी लोग गए हैं ये मुंबई के अंदर कुछ ना कुछ काम करते थे। कोई ड्राइवरिंग करता था, कोई रास्ता खोदने का काम करता था, कोई केबल डालने का काम करता था, कोई बैंक के अंदर छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब करता था, बैंक के कलेक्शनों का काम करता था, कोई किसी को लोन दिलाने के लिए मेहनत करता था, मजदूरी करता था, कोई रेलवे के ट्रैक के ऊपर काम करता था, कोई सफाई कर्मचारी के नाते कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे काम करता था, कोई कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय में, बांधकाम के व्यवसाय में काम करता था। ये सारों का मुंबई के अंदर योगदान और हिस्सा था। उनके जाने की वजह से मुंबई के ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि मुंबई जल्दी ही अपने रास्ते पर फिर चलेगी और वो अपने काम पर फिर से लौट कर आ जाएंगे। सरकार का लॉकडाउन हुआ, हर प्रक्रिया हुई, लेकिन अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस कम नहीं हो रहे हैं। ये सरकार की नाकामी है, ये सरकार की निष्क्रियता है, और मुझे कहने के लिए बिल्कुल अफसोस है कि बिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में गुजरात के एक केस को छोड़ दो तो सभी जगह पर इसी प्रकार के रिजल्ट दिखे हैं। अपनी मत भिन्नता अपने स्थान पर होनी चाहिए, लेकिन अपनी मत भिन्नता को किसी के जान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के जान के साथ खेल रही है। ICMR के गाइडलाइंस को भी पूरी तरह फॉलो नहीं कर रही है, और बार बार उनका झूठ ये लोगों के सामने खुल करके आ रहा है। जो झूठ अभी खुल करके सामने आया है कि मुंबई के अंदर 865 लोगों की जान जो कोविड के कारण गई है, उसको इस सरकार ने छुपा के रखा, और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में 466 लोगों की जान
कोविड के कारण गई है, जिसके कॉज ऑफ डेथ में अलग कारण लिखे गए। मुझे ये पता नहीं चलता है कि मुंबई में कोरोना बाधित लोगों की संख्या रोज 1250 से लेकर के 1450 के बीच में ही कैसे रहती है। कौन सा रेगुलेटर है इनके पास? कौन सा रेगुलेटर है? ये निर्देश है इस सरकार की, आप खुद ही है। ये उद्धव ठाकरे जी की काबिलियत के ऊपर लोगों के निशान है। जिस व्यक्ति ने कभी अपने घर के बाहर जाकर के मुख्यमंत्री पद की जवाबदारी संभाली नहीं है, उस व्यक्ति ने महाराष्ट्र ने लोगों को बहुत निराश किया है। और मैं मानता हूँ कि इस राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार जी द्वारा निर्मित माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान द्वारा संकल्पित इस तिगाड़ी सरकार को महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सर, खिचड़ी का जो था चार्जेस जीएसटी के साथ में जो लग रहा है, कई जगह पे 40 रुपीज लग रहा है जो अभी बांटे गए, तो ऐसे वक्त में जीएसटी लगाना इस खिचड़ी के ऊपर जो गरीबों को बांटी गई, और साथ ही साथ अभी कफन का भी हुआ है कि देखिए, जीएसटी लगाया गया, जीएसटी काटा गया, ये जीएसटी काउंसिल का निर्णय होता है। ये कोई देश की फाइनेंस मिनिस्टर या राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर ये तय नहीं कर सकते कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और इसलिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई नहीं थी, इसलिए जो प्रक्रिया चालू थी उस प्रक्रिया के हिसाब से चलता है। ऐसे प्रश्नों में जीएसटी के लगने से खिचड़ी महंगी पड़ी, जिसको खिचड़ी मिली है उसको फ्री में मिली है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा तहकीकात करने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती। लेकिन चार्जेस तो 40 रुपये पर प्लेट ऐसा है कि जीएसटी को आप चार्जेस 40 रुपया गिनेंगे तो ये जीएसटी 40 नहीं, खिचड़ी के चार्जेस 40 रुपया लगे या 60 लाख रुपया लगे, 60 रुपया लगे। खिचड़ी देने के लिए सरकार ने व्यवस्था की थी, सरकार ने खिचड़ी दी है, इसमें क्या है? सरकार के पैसे सरकार के पास ही जा रहे हैं। और जो कफन का भी हुआ है, आपके कानों तक आया होगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, उसकी पूरी जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं है। अगर कुछ हुआ होगा तो इसके बारे में सरकार ने तपास करना चाहिए और इसकी जानकारी लेंगे हम। साहब, रहिवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने न्यूज़ चैनल के द्वारा? मैं इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी तरह से आपने लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 को सहकार्य किया है। कुछ लोगों ने हिम्मत करके बाहर काम करने के लिए आए। मैं सभी एनजीओज़ के, सभी स्वयंसेवकों के, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी जिन्होंने भी मदद की है उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये कोरोना के साथ की लड़ाई जितनी आसानी से समाप्त होने की कल्पना हम कर रहे थे, उतनी आसानी से ये समाप्त होगी नहीं। लेकिन इस कोरोना के साथ लड़ते रहना पड़ेगा और लड़ते लड़ते काम भी करना पड़ेगा। लड़ते लड़ते कैसे काम करने का, इसकी गाइडलाइन सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, दोनों ही सरकार ने निकाली है। और मैं दोनों ही सरकार के पास अपेक्षा करता हूं कि दोनों सरकार की निकाली हुई गाइडलाइन के लिए जो व्यवस्था पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से और एजेंसियों की तरफ से की जा रही है, इस व्यवस्था को पूरी तरह से चलाया जाए। मैं मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर से एक बार व्यक्तिगत रूप से उनको मैंने मैसेज के माध्यम से भी बताया था कि महानगर पालिका के कर्मचारियों ने अप्रतिम काम, मेहनत का, पराकाष्ठा की मेहनत का काम किया है, अस्पतालों में हो, वार्डों में हो। अब उनके जिन लोगों ने 3-3, 4-4 महीने डे नाइट काम किया है, बाकी के डिपार्टमेंट के लोगों के पास काम नहीं है। जो डिपार्टमेंट के लोगों के पास काम नहीं है और जो आइडियल बैठे हैं, उनको अभी इस काम में जोड़ा जाए। और जिन्होंने 3-3, 4-4 महीने काम किया है, उनको 15-15 दिन की कम से कम क्वारंटाइन की छुट्टी दी जाए, और वो भी पेड छुट्टी दी जाए, उसके पगार काट करके नहीं। क्योंकि आजकल पगार काटने की एक फैशन शुरू हो गई है। जिन्होंने यूनियनें चलाई, उस पार्टी की तीनों की सरकारें वहाँ चलती है और यही पगार काटते हैं। और इसलिए महापालिका के आयुक्त को मेरी विनती है, आप अगर चाहे तो ये मैसेज भी उनको भेज सकते हैं कि जिन्होंने 3-3, 4-4 महीने काम किया है, उन लोगों को ला करके यहाँ काम पर अभी बिठाना चाहिए, कोविड के कामों में, कोरोना के कामों में। और जिन्होंने काम किया है 3-4 महीने, उनको थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। पुलिस के लिए भी वही लागू होता है। पुलिस भी अभी जिस प्रकार से काम करी है, ये पुलिस के काम को बहुत सराहनीय काम है। उनकी क्षमता से बहुत ज़्यादा अधिक काम की जवाबदारी उनको दी गई थी। 3-3, 4-4 महीने तक उनको छुट्टियां नहीं मिली है। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि पुलिस के बारे में भी जो आइडियल व्यवस्था एसआरपी की है, जो होमगार्ड्स की है, ऐसे लोगों को अभी ऐसे रिलीफ के टाइम में ला करके डेप्यूट करना चाहिए और पुलिसों को थोड़ा देना चाहिए आराम। बहुत सारे पुलिसों ने जान भी गंवाई है, इसके बारे में भी सरकार ने सोचना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने वक्त दिया। धन्यवाद योगेश सागर जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए।
जैसे कि आपने सुना योगेश सागर जी का कहना था कि सरकार जो काम कर रही है या सरकार जो आंकड़ा बता रही है उस आंकड़े में कोई भी ऊंचा नहीं हो रहा है नंबर, बल्कि जो आंकड़ा है वो स्थिर है। और आज के टाइम पे अगर कोरोना से जो भी मौतें हो रही है वो स्थिर है तो इसका मतलब आंकड़े में गड़बड़ी है। तो कौन सा मीटर लगाया गया है जिसकी वजह से ये जो नंबर है ये ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, ये जानने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपने देखा कि उन्होंने क्या कार्य किया पूरे लॉकडाउन में। उन्होंने और भी जानकारी दी कि किसी को अगर ज़रूरत है तो उनसे संपर्क कर सकते हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो उनके ऑफिस में उनके साथ में जो उनकी प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व कर सकते हैं। वो कोशिश करेंगे कि सामने वाले को जो भी हो वो उचित मदद दे। हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं खुशी नायक, फखरुद्दीन हाशमी के साथ शाखा 9 न्यूज़।